Hello everyone, welcome back to my channel. This is chapter 5 of DSC Economy, State and Society. This is the chapter 5 of first reading of unit 3 Economic Dynamics, Technology and Society. फर्स्ट रीडिंग जो है हमारी स्वीजी एंड पुई, उसकी 3 चैप्टर हैं हमारे सिलेबस में, 2, 4 एंड 5. तो 2 and 4 हमारे हो चुके हैं और दिस इज द 5th चैप्टर, accumulation and the reserve army. So let's start. The first point of this chapter is simple reproduction. Overview of capitalist system. इसमें ओवरव्यू दे रखा है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम कैसे होता है और उसका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है. कैपिटलिस्ट सिस्टम का थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ये कहता है कि इमेजिनिंग अ स्टैटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम which helps in understanding its structural relation clearly. ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इन ए ईयर वो कैसे रन करता है, ईयर इन और ईयर आउट में, with same channels and without change. Means static capitalist system हमें हेल्प करता है ये समझने में कि अंडरस्टैंड करने में इसके स्ट्रक्चरल रिलेशन कैसे हैं. स्ट्रक्चरल रिलेशंस जो हम आगे देखेंगे वो कैसे हैं. तो ये स्टैटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम हमें हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में. दिस मॉडल डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी रियल कैपिटलिस्ट सिस्टम एज ऑल सिस्टम अंडरगोज चेंज. ये जो मॉडल है ये कोई रियल कैपिटलिस्ट सिस्टम को रिफ्लेक्ट नहीं करता. एज ऑल सिस्टम, जैसा कि ऑल सिस्टम है वो चेंज के अंदर आते हैं, अंडरगो चेंज. होल सिस्टम अंडरगो चेंज. अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है कैपिटलिज्म सिस्टम के फ्रेमवर्क का, लेट्स सी. दैट इज द फ्रैंकोइस क्विज़ने. ये कौन है? लीडर ऑफ द फिजियोक्रेट्स एंड फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू सिस्टमैटिकली प्रेजेंट कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन रिलेशन. कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन रिलेशन को पहली बार इन्होंने सिस्टमैटिकली प्रेजेंट किया था. फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन रिलेशन को सिस्टमैटिकली प्रेजेंट किया. क्या नाम था इनका? फ्रैंकोइस क्विज़नेर. कौन थे ये? लीडर ऑफ फिजियोक्रेट्स और फर्स्ट इकोनॉमी टू सिस्टमैटिकली प्रेजेंट द कैपिटल प्रोडक्शन रिलेशन. इनका वर्क था, मतलब इनकी बुक थी डब्ल्यू इकोनॉमिक्यू 1758. ये एक माइलस्टोन कंसिडर की जाती है इकोनॉमिक थॉट में. मार्क्स प्रेज करते हैं इसे कैसे? incontestable, the most brilliant idea of which political economy had hitherto been guilty. मार्क्स प्रेज करते हैं इनके जो सिस्टमेटिक प्रेजेंट ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन रिलेशन को कि ये जो इनकंटेस्टेबल मोस्ट ब्रिलियंट आइडिया है इनका, जिनमें ये पॉलिटिकल इकोनॉमी को अब बताते हैं जो अब तक किसी ने नहीं बताया. बीन गिल्टी. ये जो कोट है वो आप अपने आंसर में भी कोट कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं फॉर द जिस सिंपल रिप्रोडक्शन सिस्टम. मार्क्स इन्फ्लुएंस. मार्क्स का क्या इन्फ्लुएंस है इस पे? मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्विज़ने. मार्क्स क्विज़ने से इन्फ्लुएंस होते हैं और डेवलप्ड हिज एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म. और मार्क्स खुद का जो कैपिटलिज्म का एनालिसिस है वो डेवलप करते हैं और उसे टर्म करते हैं सिंपल रिप्रोडक्शन एज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ टेबुले. वो अपना कैपिटलिज्म का एनालिसिस खुद डेवलप करते हैं और उसे टर्म नेम देते हैं सिंपल रिप्रोडक्शन. किसको? एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म डन बाय मार्क्स. किससे इन्फ्लुएंस होकर? ये क्विज़ने जिन्होंने अपनी बुक लिखी और सिस्टमेटिक कैपिटल प्रोडक्शन को पहली बार दी, इनसे इन्फ्लुएंस होकर ये इन्होंने किया. अब हम जो कंसेप्ट ऑफ सिंपल रिप्रोडक्शन है उसे समझेंगे. इसकी डेफिनेशन क्या है? रेफर्स टू ए कैपिटलिस्ट सिस्टम मेंटेनिंग द सेम साइज एंड प्रोपोर्शन अमंग इट्स कंपोनेंट्स डिफरेंटली. एक ऐसा कैपिटल सिस्टम जो मेंटेन करता है सेम साइज और प्रोपोर्शन अमंग इट्स कंपोनेंट्स, अपने कंपोनेंट्स के साथ इनडेफिनेटली अपने कंपोनेंट्स के साथ सेम साइज और प्रोपोर्शन मेंटेन करना कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही सिंपल प्रोडक्शन कहलाता है. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिंपल प्रोडक्शन.
और इसकी कंडीशन क्या है सिंपल प्रोडक्शन के लिए? कैपिटलिस्ट मस्ट रिप्लेस ऑल वोन आउट कैपिटल एंड स्पेंड सरप्लस वैल्यू ऑन कंजप्शन। कैपिटलिस्ट को सिंपल प्रोडक्शन में मस्ट रिप्लेस ऑल वोन आउट कैपिटल, जो वोन आउट कैपिटल है उनको रिप्लेस करना होता है और अपनी सरप्लस वैल्यू को कंजम्पशन पर लगाना होता है। अपनी कंजम्पशन, ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट अपनी सरप्लस वैल्यू से अपनी कंजप्शन करेगा और जो वोन आउट कैपिटल है उसे रिप्लेस कर देगा और जो सरप्लस वैल्यू है उसे कंजप्शन पर लगा देगा। सेकंड क्या है? वर्कर्स मस्ट स्पेंड ऑल वेजेस ऑन कंजप्शन। वर्कर्स हैं वो अपनी सारी वेजेस कंजप्शन पर लगा देंगे। और थर्ड इज द फेलियर टू मीट दीज कंडीशन लीड टू एक्यूमुलेशन और डिप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन मीन्स। इन जो कंडीशंस है जैसे कि कैपिटलिस्ट वोन आउट कैपिटल को रिप्लेस कर देगा, अपनी सरप्लस वैल्यू को कंजम्पशन पर लगाएगा, वर्कर्स भी अपने वेजेस को कंजम्पशन पर लगाएंगे। अगर इन कंडीशंस पे हम फेलियर होते हैं तो इट लीड्स टू अक्यूमुलेशन और डिप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन मीन्स। जो प्रोडक्शन मीन्स होते हैं उसकी अक्यूमुलेशन, इकट्ठा हो जाएंगे वो, और क्या प्रोडक्शन मीन्स और उनका डिप्लीशन होने लगेगा, डिप्लीट होने लगेंगे, विच इज एक्सक्लूडेड बाय हाइपोथेसिस, जिसे हाइपोथेसिस के थ्रू एक्सक्लूड किया गया है। अब जो रिप्रेजेंटेशन है सिंपल प्रोडक्शन का वो कैसे है? वो ऐसे कि एक इंडस्ट्री डिवीजन किया गया है, इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया है टू मेन ब्रांचेस में, और वो कौन सी है? ब्रांच 1 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और ब्रांच 2 कंजप्शन गुड्स। सो इंडस्ट्री डिवीजन किया गया है मेनली 2 ब्रांचेस के अंदर, ब्रांच 1 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ब्रांच 2 कंजप्शन गुड्स। ऐसी ब्रांच फर्स्ट जो प्रोडक्शन की मीन्स ऑफ प्रोडक्शन देती है, सेकंड इज द कंजप्शन गुड्स, और जो कंजप्शन गुड्स है उनको फर्दर डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, विच इज द वेज गुड्स। वेज गुड्स कौन से होते हैं? जो वर्कर्स कंज्यूम करते हैं। लग्जरी गुड्स, ऐसे गुड्स जो वर्कर्स तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट उन्हें कंज्यूम करेंगे। सो सेकंड इज द लग्जरी गुड्स, फर्स्ट इज द वेज गुड्स एंड सेकंड इज द लग्जरी गुड्स। सो क्लियर? अब नोटेशन क्या दिया गया है? जो कांस्टेंट कैपिटल है उसे C1 C2 दिया गया है। ये दोनों ब्रांचेस के लिए अलग अलग है, ब्रांच 1 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और ब्रांच 2 कंजप्शन गुड्स। इसमें इनको एज मैथमेटिकली या फिर कह सकते हैं डेरिवेशन के थ्रू बताया गया है। कैसे कि कांस्टेंट कैपिटल है उसे C1 और C2 कहा गया है फॉर बोथ, ब्रांच 1 के लिए C1 और ब्रांच 2 के लिए C2, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए C1 और कंजप्शन गुड्स के लिए C2। वैसे वेरिएबल कैपिटल है उसे V1 V2। लास्ट क्लासेस में, लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा है ये कांस्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल और सरप्लस वैल्यू क्या है। यू कैन रेफर दोस वीडियोस, दोस चैप्टर। तो वेरिएबल कैपिटल V1 V2 और सरप्लस S1 S2, और टोटल प्रोडक्ट क्या है? W1 W2 डिफाइंड फॉर बोथ ब्रांचेस, दोनों ब्रांचेस के लिए। तो प्रोडक्शन टेबल क्या हो जाएगा इनका? C1 प्लस V1 प्लस S1 इज इक्वल टू W1, मतलब टोटल प्रोडक्शन रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा इसका कि ये जो कैपिटल कांस्टेंट कैपिटल है, वेरिएबल कैपिटल है, वो सरप्लस है, इक्वल होगा टोटल प्रोडक्ट के। और ऐसे ही सेकंड ब्रांच का होगा। कंडीशन फॉर सिंपल प्रोडक्शन सेटिस्फेक्शन, कंडीशन क्या है इसके लिए कि जो आउटपुट है ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, जो प्रोड्यूसर गुड्स का आउटपुट है मस्ट इक्वल टू कांस्टेंट कैपिटल यूज्ड अप। प्रोड्यूसर गुड्स का आउटपुट कौन सा है? जो C1 प्लस C2 है और इक्वल टू कांस्टेंट कैपिटल सॉरी, आउटपुट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? C1 प्लस V1 प्लस S1। प्रोडक्शन गुड्स कौन से हैं? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वाले C1 plus V1 plus S1. These are the प्रोडक्शन गुड्स, प्रोड्यूसर्स आउटपुट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स के आउटपुट क्या हो गया? C1 प्लस V1 प्लस S1 मस्ट इक्वल टू, ये मस्ट इक्वल होने चाहिए कांस्टेंट कैपिटल। कांस्टेंट कैपिटल क्या क्या था? C1 और C2। तो ये कंडीशन है सिंपल प्रोडक्शन सेटिस्फेक्शन की, जिसे हम इक्वेशन ऑफ बैलेंस से बैलेंस करेंगे। और द कंबाइंड कंजप्शन ऑफ कैपिटल, कंबाइंड कंजप्शन ऑफ कैपिटल जो है, कंजप्शन ऑफ कैपिटल क्या है? कंबाइंड कंजप्शन ऑफ कैपिटल V1 प्लस S1 प्लस V2 प्लस S2। और ये जो वर्कर्स
कैपिटल्स और वर्कर्स की जो कंबाइंड कंजप्शन है, कंबाइंड कंजप्शन में क्या क्या आ जाएगा, वेरिएबल दोनों का और सरप्लस दोनों का, मस्ट इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, आउटपुट ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या है, ये है, आउटपुट क्या है इनका, सी, टोटल आउटपुट क्या है, ये है C2 प्लस V2 प्लस S2, ये हमने देख लिया अभी। पहले का आउटपुट ये था C1 प्लस V1 प्लस S1, ये यहाँ आ गया, ये किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट कैपिटल के C1 प्लस C2, और जो आउटपुट ऑफ कंज्यूमर गुड्स है वो ये था C2 प्लस V2 प्लस S2, ये किसके इक्वल होना चाहिए, कंबाइंड कंजम्पशन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड वर्कर, वर्कर्स और कैपिटलिस्ट की कंबाइंड कंजम्पशन। इन दोनों की कंबाइंड कंजम्पशन कब होती है, जब वेरिएबल कैपिटल और सरप्लस वैल्यू का यूज होता है, तो इसमें कांस्टेंट कैपिटल नहीं आता। दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है वो इंश्योर करता है कि ऑल एलिमेंट्स इन कैपिटलिस्ट सिस्टम आर बैलेंस्ड अंडर द कंसेप्ट ऑफ सिंपल प्रोडक्शन। ये जो स्ट्रक्चर है वो इंश्योर करता है कि हर एलिमेंट कैपिटलिस्ट सिस्टम में कांस्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल, सरप्लस वो बैलेंस हो किसके अंडर, ये सिंपल प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंडर। हियर और आगे है ये जो पैराग्राफ के नोट्स है, कंटिन्यूड वर्जन है इनका। बेसिक कंडीशन ऑफ सिंपल रिप्रोडक्शन, जो सिंपल रिप्रोडक्शन है उसकी बेसिक कंडीशन क्या है, इक्वेशन डेरिवेशन। जो भी हमने इक्वेशन निकाली ये वाली C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1 प्लस V1 प्लस S1, ये इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम देखते हैं अभी। बाय एलिमिनेटिंग C1 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, दोनों साइड से C1 को एलिमिनेट करके फर्स्ट इक्वेशन में, और V2 प्लस S2 को बोथ साइड ऑफ सेकेंड इक्वेशन से एलिमिनेट करके। C1 क्या है, ये रहा पहली इक्वेशन में C1, दोनों इक्वेशन से C1 को एलिमिनेट कर दिया। दूसरे में V1 प्लस, दूसरे में क्या किया है, V2 प्लस S2 को, V2 प्लस S2 दोनों में है, V2 प्लस S2 दोनों में है। C1 को एलिमिनेट कर देंगे, क्या बचेगा, C2 प्लस V1 प्लस S1। इधर इसमें इसको V2 और S2, और इधर भी V2 और S2 को एलिमिनेट कर देंगे, क्या बचेगा, V2 प्लस इज इक्वल टू V1 प्लस S1। ऊपर वाले में भी दोनों तरफ C1 को एलिमिनेट कर देंगे तो V2 इज इक्वल टू V1 प्लस S1 ये बचेगा। सो बाई एलिमिनेट, ये अगर हम एलिमिनेट कर देंगे C1 पहली इक्वेशन में दोनों साइड से, और V2 प्लस S2 दूसरी इक्वेशन में दोनों साइड से अगर एलिमिनेट कर देंगे, तो जो लास्ट इक्वेशन बचेगी वो होगी V2 इज इक्वल टू V1 प्लस S1। सो ये क्या है, ये है बेसिक कंडीशन ऑफ सिंपल रिप्रोडक्शन। बेसिक कंडीशन क्या होगी अगर पूछेगा तो, C2 इज इक्वल टू V1 प्लस S1 इज द बेसिक कंडीशन ऑफ सिंपल रिप्रोडक्शन। ये क्या इंडिकेट करता है कि जो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैपिटल है, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैपिटल इज C2। कांस्टेंट कैपिटल अभी हमने देखा C1 C2 थे, तो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैपिटल इन कंजम्पशन गुड्स, जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं, कंजम्पशन गुड्स वाली ब्रांच का ही तो है ये C2। अगर C1 होता तो वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वाली ब्रांच का होता, तो C2 है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैपिटल इन कंजम्पशन गुड्स ब्रांच, ये मस्ट इक्वल होना चाहिए किसके, वैल्यू ऑफ कमोडिटीज, ऐसी कमोडिटीज जो वर्कर्स और कैपिटलिस्ट कंज्यूम करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से जो कमोडिटीज होती हैं, वैल्यू ऑफ कमोडिटीज वो कंज्यूम की जाती हैं वर्कर्स और कैपिटल्स को, कैपिटलिस्ट से, उसे रिप्रेजेंट किया गया है V1 प्लस S1 से। तो इफ दिस कंडीशन होल्ड्स, प्रोडक्शन स्केल रिमेन्स अनचेंज्ड एनुअली। अगर ये कंडीशन रहती है, इसका मतलब प्रोडक्शन जो होगी वो तो हर साल चेंज ही नहीं होगी, एनुअली हर साल ये जो प्रोडक्शन स्केल है वो चेंज ही नहीं होगा, इसका मतलब तो। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन स्कीम क्या है, दैट इट यूनिफाइड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। क्या, रिप्रोडक्शन स्कीम, सिंपल रिप्रोडक्शन। द स्कीम प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग आउटपुट एंड इनकम इंटर रिलेशन। जो आउटपुट है उसको एनालाइज करने में और इनकम के इंटर कनेक्शंस के जो दिखाने में ये रिप्रोडक्शन स्कीम का इंपॉर्टेंस है। एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है, यूनिफाइड फ्रेमवर्क, जिसके अंदर आउटपुट एनालाइज किया जा सकता है और इनकम के इंटर कनेक्शन को देखा जा सकता है।
ये एक गैप है किसमें, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट मार्क्स। कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम। अब प्रोडक्शन और इनकम की जो हम बात कर रहे हैं, इनकम और आउटपुट, इसमें कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं। तो द प्रोडक्शन है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आउटपुट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, आउटपुट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने ब्रांच 1 और ब्रांच 2 में देखा वही है ये। सेकेंड इज द आउटपुट ऑफ मीन्स ऑफ कंजप्शन। दीज आर द टू कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्शन। अब इनकम को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है 6 कैटेगरीज में। इनमें से 3 है वो ईच प्रोडक्शन ब्रांच से हैं। 3 इससे हो गई, 3 इनमें से जो प्रोडक्शन ब्रांच से हैं हर एक के, और बाकी के जो 3 हैं वो हैं कैपिटलिस्ट इनकम फॉर मेंटेनिंग प्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट की जो इनकम है जो प्रोडक्शन को मेंटेन करने में लगती है। सेकेंड इज द कैपिटलिस्ट इनकम जो वो खुद के कंजम्पशन के लिए यूज करता है, विच इज सरप्लस वैल्यू। एंड थर्ड इज द इनकम ऑफ वर्कर जो वेजेस के तौर पर उन्हें मिलती है। तो बाकी की 3 है वो ईच ऑफ प्रोडक्शन ब्रांच से है। सो वी कैन से दैट देयर इज 6 कैटेगरीज ऑफ इनकम। अब इक्विलिब्रियम कंसेप्ट क्या कहता है, जो एग्रीगेट सप्लाई है और डिमांड है उसके बारे में बताता है। इन इक्विलिब्रियम एग्रीगेट सप्लाई मस्ट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। बेसिक कंसेप्ट है ये कि एग्रीगेट सप्लाई इज मस्ट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इन इक्विलिब्रियम। आगे जो रिप्रोडक्शन स्कीम है, अब इसका क्या इसमें इक्विलिब्रियम कंसेप्ट में महत्व है। जो रिप्रोडक्शन स्कीम है ये हेल्प्स टू क्लैरिफाई द इंटर रिलेशन नेसेसरी फॉर अचीविंग दिस बैलेंस। जो रिप्रोडक्शन स्कीम है वो हेल्प करती है इन इनके इंटर रिलेशन को क्लैरिफाई करने में, जो कि बहुत नेसेसरी होते हैं बैलेंस को अचीव करने में। सो रिप्रोडक्शन जो है सिंपल रिप्रोडक्शन स्कीम वो हेल्प करती है क्लैरिफाई करने में इनके बीच में रिलेशंस, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बीच में इंटर रिलेशन जो कि नेसेसरी होता है बैलेंस को अचीव करने। डिस्क्रिपेंसीज। The scheme lays groundwork for analyzing discrepancies between supply and demand which can disrupt the production. जो सिंपल रिप्रोडक्शन स्कीम है ये एक ग्राउंडवर्क ले करती है जिसके अंदर हम डिस्क्रिपेंसीज को एनालाइज कर सकते हैं। ऐसा नेटवर्क ग्राउंडवर्क जो एनालाइज डिस्क्रिपेंसीज को एनालाइज करने में हेल्प करे। बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई और डिमांड के बीच में जो ऐसा ग्राउंडवर्क ले करे जो डिस्क्रिपेंसीज को एनालाइज करने में बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड के हेल्प करे, और जो ऐसी डिस्क्रिपेंसीज जो डिस्टर्ब करती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को उनको बताने में सिंपल रिप्रोडक्शन प्रोसेस हेल्प करती है। डुअल नेचर ऑफ आइटम्स इन रिप्रोडक्शन स्कीम, इसका डुअल नेचर है रिप्रोडक्शन स्कीम में। टू फोल्ड कैरेक्टर, ईच आइटम रिप्रेजेंट्स बोथ डिमांड एंड सप्लाई। हर आइटम जो डिमांड और सप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा। टू फोल्ड कैरेक्टर है ऑफ रिप्रोडक्शन स्कीम। इसका एग्जांपल से एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट इज द कंजप्शन कैपिटल जो C1 हमने पढ़ा। पार्ट ऑफ आउटपुट वैल्यू एंड रिसिप्ट्स फॉर कैपिटलिस्ट इन डिपार्टमेंट 1। तो आउटपुट वैल्यू का जो पार्ट है और रिसिप्ट्स कैपिटल्स लिस्ट की जो रिसिप्ट्स है वो डिपार्टमेंट 1 में कंसिडर की गई है, जो रिप्रेजेंट करती हैं बोथ सप्लाई और डिमांड को किसके लिए, अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। और जो सर्कुलर फ्लो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वैल्यू जो परस्यू करती है एक सर्कुलर कोर्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू री इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन से री इन्वेस्टमेंट जो सर्कुलर कोर्स है उनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है सर्कुलर फ्लो। फर्दर इज द वेरिएबल कैपिटल। वेरिएबल कैपिटल रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ आउटपुट रिप्लेसिंग वेजेस। वेरिएबल कैपिटल रिप्रेजेंट करता है जो पार्ट ऑफ आउटपुट जो रिप्लेस करता है वेजेस को, दैट इज द सप्लाई। एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स वेजेस फॉर वर्कर्स डिमांड, और ये वर्कर्स की वेजेस को भी कॉन्स्टिट्यूट करता है विच इज डिमांड। सो नो डायरेक्ट मैचिंग बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड के बीच में कोई डायरेक्ट मैचिंग नहीं होता।
Third is the surplus value. Similar duality of as V1. जो वेरिएबल कैपिटल की जो ड्युअलिटी थी वही सिमिलर है, सिमिलरली प्रेजेंट है सरप्लस वैल्यू में. इट रिप्रेजेंट द सरप्लस वैल्यू इन डिपार्टमेंट 1. डिपार्टमेंट 1 में ये सरप्लस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. अब डिपार्टमेंट 2 जो कंजम्पशन गुड्स का है, फर्स्ट डिपार्टमेंट किसका था? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, जैसे हम डिपार्टमेंट 1 कह रहे थे, ब्रांच 1 इज द सेम थिंग. डिपार्टमेंट 2 विच इज द कंजम्पशन गुड्स फॉर डिपार्टमेंट 2. द कांस्टेंट कैपिटल जो C2 है वो रिप्रेजेंट करता है डिमांड फॉर फ्रेश मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय डिपार्टमेंट 2 कैपिटलिस्ट. जो डिपार्टमेंट 2 कैपिटलिस्ट है उनकी डिमांड फॉर फ्रेश मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा. और वेरिएबल कैपिटल और सरप्लस वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी बोथ किसको? बोथ सप्लाई और डिमांड फॉर कंजम्पशन गुड्स. जो वेरिएबल कैपिटल है और सरप्लस वैल्यू है सप्लाई और डिमांड फॉर कंजम्पशन गुड्स को रिप्रेजेंट करेगी. सो डिपार्टमेंट 2 इज सो सिंपल. डिपार्टमेंट 1 में थोड़ा सा जोड़ है तो वो समझ लेना. टू फोल्ड कैरेक्टर किस लिए बताए गए? इसीलिए सप्लाई और डिमांड के बीच में जो रिलेशन है उसको दिखाने के लिए. डिपार्टमेंट 1 का तो ये है C1, V1 और S1, और डिपार्टमेंट 2 का इज दैट्स ऑल. C2, V2 और S2 एक साथ एक है. जो इंटर डिपार्टमेंट रिलेशंस है वो क्या है? डिपार्टमेंट 1 का जो है सप्लाई ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है V1 प्लस S1, और डिमांड फॉर मीन्स ऑफ कंजम्पशन वो है V1 प्लस S1. और डिपार्टमेंट 2 में जो डिमांड फॉर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो है C2, और जो सप्लाई फॉर कंजम्पशन गुड्स है वो भी है C2. सो दिस इज द inter-department relations. Supply of means of production V1 plus S1, variable 1 और surplus value of 1. Demand for means of consumption, consumption की जो डिमांड है वो क्या होगी? सेम V1 प्लस S1. इसकी सप्लाई है वो इसकी डिमांड होगी. और डिमांड फॉर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड है वो क्या है? C2. और कंजम्पशन की जो सप्लाई है वो है C2. इसकी जो सप्लाई होगी वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड होगी, और इसकी जो सप्लाई होगी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वो मीन्स ऑफ कंजम्पशन की डिमांड होगी. तो V1 प्लस S1, C2, जो हमने देखा था बेसिक जो कंडीशन थी सिंपल रिप्रोडक्शन की, दैट इज C2 इज इक्वल टू V1 प्लस S1. उसी को डिफाइन किया गया कि सप्लाई जो होगी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वो होगी, ये डिमांड ये होगी. तो सेम थिंग है. सो म्यूचुअल एक्सचेंजेस क्या कहते हैं? इफ V1 प्लस S1 इज इक्वल टू C2, बोथ डिपार्टमेंट्स कैन बैलेंस देयर मार्केट थ्रू म्यूचुअल एक्सचेंजेस. अगर V1 प्लस S1 इज इक्वल टू C2 इज द म्यूचुअल एक्सचेंजेस हैं तो बोथ डिपार्टमेंट कैन बैलेंस देयर मार्केट. V1 प्लस C1 इज इक्वल टू C2, अगर ये म्यूचुअल एक्सचेंजेस के लिए बेसिक अगर ये कंडीशन है तो दोनों डिपार्टमेंट वो बैलेंस कर सकते हैं अपनी मार्केट्स को. किसके थ्रू? म्यूचुअल एक्सचेंजेस के थ्रू वो अपनी मार्केट को बैलेंस कर सकते हैं with this basic condition of V1 plus S1 is equal to C2. So the conclusion of the reproduction scheme, इसके the simple reproduction scheme का conclusion क्या कह सकते हैं? The reproduction scheme displays the structure of supplies and demands in a capitalist economy based on produced commodities and income receipts function. जो कंक्लूजन है रिप्रोडक्शन स्कीम का वो ये कहता है कि जो रिप्रोडक्शन स्कीम है वो एक स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करता है. किसके? सप्लाई और डिमांड्स का स्ट्रक्चर को इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो कि बेस होता है किस पे? प्रोड्यूस कमोडिटीज और इनकम रेसिपिएंट्स. प्रोड्यूस कमोडिटीज और इनकम रेसिपिएंट्स फंक्शन के ऊपर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ड होती है, उसकी सप्लाई और डिमांड जो फंक्शन होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको रिप्रोडक्शन स्कीम डिस्प्ले करती है. और ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है किसके लिए? फर्दर इन्वेस्टिगेशन. बट ये अलाउ नहीं करती किसके लिए? कैजुअल इंटरफेरेंसेस ऑन इट्स ओन. कैजुअल इंटरफेरेंसेस को ये अलाउ नहीं करती. सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ सिंपल रिप्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 5. नेक्स्ट पार्ट 2 इज द रूट्स ऑफ कैपिटल accumulation, which we will discuss in our next video. That's all for today. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe if you like my video. If you like to watching my video. Thank you everyone.